वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो ये यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हिंदी भाषा और साहित्य चैप्टर है, उसके क्वेश्चन है। इसके पहले मैंने इसकी क्लास ली थी जिसमें 50 क्वेश्चन कराए थे, उसको आप देख लीजिएगा। उसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तो पहला 51 क्वेश्चन नंबर है, कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? तो उसका आंसर हो जाएगा जयपुरी। जयपुरी है जो बोली बिहारी के अंतर्गत नहीं आती है, बाकी भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है, ये सब बिहारी बोली के अंतर्गत आते हैं। ये यूपी ट्रिपल एस सी वनरक्षक का एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो कन्नौजी है जो वो भी उत्तर प्रदेश की है, ब्रजभाषा भी उत्तर प्रदेश की है और खड़ी बोली भी उत्तर प्रदेश की है, लेकिन जयपुरी नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो कन्नौजी हो गया, ब्रज हो गया, भोजपुरी हो गया, ये तीनों भाषा यूपी की हैं। मेवाती नहीं है, मेवाती है जो यूपी की भाषा नहीं है। कन्नौजी, भोजपुरी, ब्रज उत्तर प्रदेश की बोलियां हैं, जबकि मेवाती हो गई, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी राजस्थान की बोलियां हैं। ये सभी हैं जो राजस्थान की हैं, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? तो ब्रजभाषा भी बोली जाती है, अवधी भी बोली जाती है, कन्नौजी भी, लेकिन पहाड़ी नहीं बोली जाती है। तो पहाड़ी कहाँ पे बोली जाती है? तो उत्तराखंड में बोली जाती है, इसे याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन एक पहाड़ी बोली है? तो पहाड़ी बोली के अंतर्गत है जो इसमें कौरवी, मांगरू और हड़ौती, ये पहाड़ी नहीं है, बल्कि मंडियाली है जो, ये पहाड़ी बोली है। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मंडियाली, कुमाऊनी, गढ़वाली बोलियां पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत आती हैं, जबकि बांगरू है, कौरवी है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा तथा हड़ौती बोली राजस्थान उपभाषा के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में कौन सी बोली बिहारी के अंतर्गत नहीं आती है? तो यहाँ पे हो जाएगा भोजपुरी, मैथिली, मगही, बघेली, इतने लिखे हुए हैं, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बघेली। बघेली है जो बिहारी के अंतर्गत नहीं आती, तो किसके अंतर्गत आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है बघेली। यहाँ पे उपभाषा और बोलियां लिखी हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। राजस्थानी है जो उपभाषा है, इसके अंतर्गत बोलियां आती है मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, ढूंढाड़ी। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है खड़ी बोली है, इसे कौरवी भी कहते हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हो गया अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली। पहाड़ी के अंतर्गत है कुमाऊनी, गढ़वाली। इंपॉर्टेंट है, नहीं याद रखिएगा। गाजीपुर में बोले जाने वाली प्रमुख बोली कौन है? तो गाजीपुर में प्रमुख बोली होती है भोजपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजपुरी बोली कहाँ बोली जाती है? तो बदायूं, लखनऊ, इलाहाबाद, फैजाबाद। तो भोजपुरी बोली है जो फैजाबाद में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही है जो बिहारी भाषा की बिहारी उपभाषा की बोली है। मगही किसकी है? मगही है जो बिहारी की उपभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? तो बिहारी हिंदी की बोली का नाम इसमें मगही हो जाएगा। निम्न में कौन सी बोली राजस्थानी से संबंधित नहीं है? तो मगही है जो, ये संबंधित नहीं है। ये किससे है? तो ये बिहारी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोलियों में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है? तो ब्रजभाषा बोली जाती है, खड़ी बोली भी बोली जाती है और अवधी भी बोली जाती है, लेकिन मैथिली सामान्यतः नहीं बोली जाती है। तो सामान्यतः मैथिली कहाँ बोली जाती है? मैथिली है जो बिहार राज्य के चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया आदि जिलों में बोली जाती है, इसे याद रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि को देवनागरिक लिपि स्वीकार किया गया था? ये पिछली बार जब एग्जाम हुआ था 2018 में, तब ये क्वेश्चन आया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 343। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? तो उत्तर प्रदेश भी आता है हिंदी, बिहार भी आता है, झारखंड भी आता है, महाराष्ट्र नहीं है। महाराष्ट्र है जो मराठी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा की विख्यात बोलियां 8 हैं। कौन कौन सी हैं ये देख लेंगे। तो इसके अंतर्गत हैं जो 8 विख्यात बोलियां आती हैं, कितनी हैं? 8 हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजक काल नहीं है? ऑप्शन है आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्तिकाल, संयुक्त काल। तो कौन सा नहीं है ये
तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। संयुक्त काल है जो हिंदी साहित्य का काल विभाजक नहीं है, बल्कि आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्तिकाल, ये तीनों है। यहाँ पे लिखा हुआ आदिकाल का समय है जो 1050 संवत से लेकर 1375, भक्ति काल 1350 से 1700, और ये किसके अनुसार है? आचार्य शुक्ल के अनुसार है। रीतिकाल का टाइम ये है। आधुनिक काल का ये हो गया 1900 से अब तक का आधुनिक काल है। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रजभाषा का विकास सौरसेनी से हुआ है। ए वाला ऑप्शन इसका सही है। ब्रजभाषा का विकास सौरसेनी से हुआ है। और सौरसेनी के अंतर्गत और कौन कौन बोलियाँ आती है? तो खड़ी बोली सौरसेनी के अंतर्गत आती है, कन्नौजी, बुंदेली है। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? तो हिंदी आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है ये बताना। ऑप्शन है प्रश्लिष्ट योगात्मक, आयोगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक और अश्लिष्ट योगात्मक। किस प्रकार की? तो ये हो जाएगा श्लिष्ट योगात्मक प्रकार की है। ये जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था 2016, उसमें ये पूछा भी गया है। हिंदी की आदि जननी क्या है? तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस है जो 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था और 1953 से हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो स्वीकार कब किया गया हिंदी को राजभाषा? 1949 को, याद रखिएगा। और ये जो हिंदी दिवस कब से स्टार्ट किया है मनाना? तो 14 सितंबर 1953 से स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी भी हिंदी की उपभाषा है, पूर्वी हिंदी भी है, राजस्थानी में है, लेकिन मराठी नहीं है। ए वाला ऑप्शन सही है। फिर यहाँ पे हिंदी की उपभाषाएं दी हैं, इंपॉर्टेंट है, इन्हें पढ़ लीजिएगा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ब्रजभाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली, बुंदेली और हरियाणवी। इसके अंतर्गत पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है जो अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी। ये किसके अंतर्गत है? ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। राजस्थानी के अंतर्गत आती है मारवाड़ी है, मेवाती है, मालवी है और जयपुरी है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन आएंगी? तो भोजपुरी हो जाएगी, मैथिली हो जाएगी, मगही। मैथिली, मगही पास पास माँ से है दोनों, याद रखिएगा, बिहारी है। और भोजपुरी किससे है? वो भी बिहारी है। पहाड़ी के अंतर्गत नेपाली, गढ़वाली, कुमाऊनी, ये कहाँ से आ जाएंगी? पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी के अतिरिक्त नेपाली है जो, ये भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी है, पंजाब की राजभाषा है। बांग्ला पश्चिम बंगाल की है। सिंधी सिंधु क्षेत्र की भाषा है। सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? कौन से नंबर का है? तो ये 10वें नंबर का है। ये है जो भोपाल में हुआ था, कब? 2015 में। और अभी हुआ है तो जो अभी होने वाला है 12वें नंबर का, वो कहाँ पे? फिजी में। इसका याद रखिएगा, 12वें नंबर का कहाँ होगा? फिजी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जो 2015 में मनाया गया था वो 10वां था, तो अब की वाला 12वां वाला है। कहाँ पे है? फिजी में है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और ये प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब मनाया गया? तो जनवरी माह में 1975 में नागपुर में मनाया गया था। पहला वाला याद रखिएगा। और अब की बार वाला भी कहाँ पे होगा? फिजी में। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 14 सितंबर। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो ये होता है व्याकरण से। आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है? तो आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम प्रतिनिधि कवि हैं जो सुमित्रानंदन पंत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ था आर्य भाषा का आरंभ। आप अगर ये पूरी क्लास कर लेंगे तो इससे 5-6 क्वेश्चन जो भी आएंगे हिंदी भाषा से या
तो आप कर लेंगे। साहित्य या हिंदी भाषा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं 3-4 तक, तो आप कर लेंगे अच्छे से, इसको जरूर कर लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? तो ये जो मर्यादा पत्रिका है ये किस युग की थी? तो ये द्विवेदी युग की थी। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया, ये तो ये थे राजा राम मोहन राय ने। उन्होंने हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले सुझाया था भारतवर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब मिली थी? तो ये मान्यता मिली थी 14 सितंबर 1949 को, और 14 सितंबर को ही हिंदी भाषा दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो कन्नड़ का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। कौन सी भाषा? द्रविड़ भाषा परिवार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? तो लिपि की आवश्यकता होती है भाषा लिखने में। भाषा लिखने में किसकी आवश्यकता होती है? लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? तो गोवा की स्वीकृत राजभाषा कोंकणी है, मराठी महाराष्ट्र की है, गुजराती गुजरात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो पाली है जो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है हिंदी। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो किससे हुआ है हिंदी भाषा का जन्म? अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो कन्नौजी भी आती है, अवधी भी आती है, बांग्रू भी आती है, लेकिन तेलुगु नहीं आती है। भाषा में अभिव्यक्ति कितने रूप हैं? तो भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप होते? तो 3 रूप होते हैं भाषा को अभिव्यक्त करने के रूप। कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से होते हैं? मौखिक है, लिखित है और सांकेतिक। ये 3 रूप होते हैं। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा के वर्ग में रखेंगे। राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है, याद रखिएगा। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। तो ऐसी कौन सी भाषा है जिसको ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है? तो पुरानी बांग्ला थी, उसको ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो ये मराठी भाषा है जो ये भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो पाली है जो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? अभी ऊपर अलग अलग क्वेश्चन आए थे। मराठी किस लिपि में लिखी जाती है, नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी और नेपाली ये दोनों भी देवनागरी में लिखी जाती है। बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है, ये बाएं से दाएं की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? तो मानक हिंदी से तात्पर्य है आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप, ये इसका होता है तात्पर्य। और जैसे कि मराठी और नेपाली ये हैं जो देवनागरी में लिखी जाती हैं, इसी प्रकार आर्य भाषा जैसे संस्कृत है, हिंदी है, कोंकणी कहाँ की है? गोवा की है। मगही हो गया, मगही बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। भोजपुरी भी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। मैथिली, ये सब भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। पाली किस धर्म की भाषा है? तो पाली है जो बौद्ध धर्म की भाषा है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास है जो ब्राह्मी लिपि में हुआ है। किस लिपि में हुआ है? ब्राह्मी लिपि में। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। मिलिंद पन्हो क्या है? तो ये बताना है मिलिंद पन्हो। तो मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? पाली भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि माना जाता है। क्वेश्चन है, गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? तो गुरुमुखी है जो पंजाबी भाषा की लिपि है। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल या विश्वनाथ मिश्र। तो आदिकाल को वीरगाथा काल है जो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी।
तो कब की गई थी? 1956 में। और पहला राज्य कौन बना था? तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था भाषा के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो यह था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी प्रभाव के अंतर्गत किस शब्द से हुई? तो ये सिंधु भाषा के प्रभाव के अंतर्गत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृत किसकी भाषा है? बौद्धों की, आर्यों की, जैनियों की या द्रविड़? प्राकृत हो जाएगी, प्राकृत है जो जैनियों की है। और पाली किसकी है? पाली है जो बौद्धों की है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पाली किसकी हो जाएगी? बौद्धों की। और प्राकृत किसकी हो जाएगी? जैनियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को निर्णय लिया गया था। सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? तो मराठी है, गुजराती है, हिंदी है, लेकिन मलयालम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी थी? तो आदिकाल को चारण काल की संज्ञा ग्रियर्सन ने दी थी। किसने दी थी? ग्रियर्सन ने दी थी। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म है जो गलत है? अवधि किसके अंतर्गत आती? पूर्वी हिंदी, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली के अंतर्गत है जो पश्चिमी हिंदी में आती। कौन सा कथन है जो गलत है ये बताना। तो इसमें भोजपुरी है जो ये गलत हो जाएगा। भोजपुरी किसके अंतर्गत आती? तो ये बिहारी भाषा है, उसकी ये उपभाषा है। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आती है भोजपुरी बोली। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अवधि पूर्वी हिंदी में आती है, ब्रजभाषा पश्चिमी आती है, खड़ी बोली भी पश्चिमी आती है, और भोजपुरी बिहारी के अंतर्गत आती है। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये तीन है। इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो होती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है जो वर्ण या अक्षर होती है। देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों से संबंधित बाल गंगाधर तिलक द्वारा सुझाए गए फॉन्ट का क्या नाम था? तो जो बाल गंगाधर तिलक ने एक सुझाव किया था फॉन्ट का, तो वो था तिलक फॉन्ट। उसका नाम क्या रखा गया? तिलक फॉन्ट। किससे रिलेटेड था ये? देवनागरी लिपि से रिलेटेड था, उसमें सुधार किए गए थे, उसका नाम रखा गया तिलक फॉन्ट। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है जो 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को बोली को काशिका कहा गया है? तो काशिका है जो वाराणसी को कहा गया है। सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाए। काशी से काशिका याद रखिएगा, एग्जाम में आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो प्राचीन भाषा में अपभ्रंश भी आती है, प्राकृत भी आती है, संस्कृत भी आती है, लेकिन पंजाबी नहीं आती है। सबसे पहले संस्कृत आई, फिर संस्कृत से पाली, फिर पाली से प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर प्राचीन हिंदी। तो इसका ये क्रम है, याद रखिएगा। ये लगाने को भी आता है कि क्रम से लगाइए। तो पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और प्राचीन हिंदी हो जाएगा। पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो ये सद्दाराम फिल्लौरी थे, इन्होंने पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग है जो जयभट्ट के शिलालेख में हुआ है। कहाँ पे? जयभट्ट के शिलालेख में। इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? तो हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा देवनागरी। देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया का जन्म अपभ्रंश के रूप में हुआ है? तो बिहारी है, बांग्ला है, उड़िया, असमिया, ये मागधी अपभ्रंश के रूप में हुआ है। किस रूप में? मागधी। मागधी के अंतर्गत है उपभाषाएं आएंगी, बिहारी आ जाएगी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। सौरसैनी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। पैसाची के अंतर्गत पंजाबी, लहंदा। अर्धमागधी के अंतर्गत है पूर्वी हिंदी आ जाएगी, पूर्वी हिंदी में बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ? तो अपभ्रंश शब्द का प्रयोग है जो 6वीं शताब्दी में हुआ था, और टाइम इसका है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी माना जाता है अपभ्रंश भाषा का काल। और अपभ्रंश को संधिकालीन भाषा की भी संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है? संधिकालीन की। किसको? अपभ्रंश को। भाषा के व्याकरण समस्त आदर्श के रूप में क्या कहते हैं? तो मानक भाषा कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मानक हिंदी की व्याकरण संरचना के संदर्भ में कौन सा तथ्य है जो सही है? तो उसका डी वाला ऑप्शन सही है। व्याकरण के स्तर पर मानक हिंदी के रूप में परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील दोनों प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में निम्न में से किसकी सक्रिय भूमिका रही? तो उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती की बहुत ही भूमिका रही थी राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में। और स्वामी दयानंद सरस्वती का एक प्रकृति है, उसका नाम याद रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश। स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी विकास के लिए किसके सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार प्रसार सभा की स्थापना की गई थी? तो किसके अनुसार की गई थी? तो इसका आंसर हो तो ये महात्मा गांधी के सुझाव पर की गई थी, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। इम्पोर्टेंट है। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा किसके सुझाव पर स्थापना की गई? महात्मा गांधी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजभाषा कैसे आप क्या अभिप्राय है? तो राजभाषा से अभिप्राय होता है सरकारी कार्यालयों की भाषा। तो सरकारी कार्यालयों की भाषा से हो गई राजभाषा। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया था। अनुच्छेद 343 फर्स्ट में घोषणा की गई कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सदल मिश्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में किस आयोग की स्थापना की थी? तो 1961 में भारत सरकार ने जिस आयोग की स्थापना की उसका नाम था वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग। कब की गई थी? तो 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय बनी थी? तो हिंदी है जो राष्ट्रीय एकता का पर्याय बनी थी। विज्ञापन के निम्नलिखित उद्देश्यों में कौन सा कथन असंगत है? तो विज्ञापन जो होते हैं उनके उद्देश्यों में कौन सा कथन असंगत है ये बताना है। पहला वाला है जो उत्पाद निर्माता द्वारा विज्ञान के कंटेंट का निर्धारण करना कि उस विज्ञान में क्या जाएगा और उसको कितना लाभ मिलेगा, ये सही है। विज्ञान द्वारा उत्पाद का प्रचार प्रसार ताकि लक्षित उपभोक्ता का ध्यान आकर्षित किया जा सके, ये भी सही है। वर्गीकृत उपभोक्ता के अनुसार विक्रय के लक्ष्यों को निर्धारित करना, ये भी तो सी वाला इसका है जो असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये हो गई देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता समाचार लेखन से जुड़ी नहीं है? तो नवीनता भी जो है, स्पष्टता भी है, संक्षिप्तता भी है, लेकिन विरोधाभास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो लेखन के अंतर्गत ध्वनि रूपक निर्माण के लिए आवश्यक नहीं होता है। तो रेडियो लेखन के लिए ध्वनि रूपक निर्धारण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? मंच सज्जा, बाकी संगीत, आलेख, सूत्राधार की ध्वनि ये आवश्यक है। विषय की मूल वस्तु तक सीधे तथा तत्काल प्रवेश करो और अनावश्यक शब्दों और विशेषणों से बचो। यह निर्देश किस लेखन से संबंधित है? तो ये है जो फीचर लेखन से संबंधित है। किससे? फीचर लेखन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरदर्शन के विज्ञापनों में प्रतिबंधित है। तो हिंसा और यौन प्रसंग है जो प्रतिबंधित है। प्रयोजन मूलक हिंदी में किस तत्व का अभाव होता है? तो जो प्रयोजन मूलक हिंदी है इसमें कल्पनाशीलता का अभाव होता है। प्रारूपण का अर्थ क्या होता है? तो जो प्रारूपण है सरकारी कार्यविधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा मसौदा। तो पत्र का जो रफ वर्क होता है जिसे कच्चा मसौदा कहते हैं उसको कहते हैं प्रारूपण। प्रारूप जिसको तैयार किया जाता है, ड्राफ्ट होता है जो। टिप्पणन लेखन से आप क्या तात्पर्य है? तो टिप्पणन लेखन से किसी विषय पर उच्चाधिकारी द्वारा लिखी गई टिप्पणी टिप्पणन लेखन होती है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? तो ये अमीर खुसरो को माना जाता है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित बोलियों और उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित करिए। तो खड़ी बोली कहाँ पे बोली जाती है? ब्रजभाषा है, अब बांगडू है, अवधी है, इनका है जो मिलान करना है। तो जैसे खड़ी बोली है कहाँ पे बोली जाती है? बिजनौर क्षेत्र में। ब्रजभाषा आगरा मथुरा के पास है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। आगरा है जो मथुरा के पास है, जो मथुरा में ब्रजभाषा बोली जाती है, तो आगरा में भी।
बांगड़ू करनाल हरियाणा में। अवधी कहाँ पे है? तो सुल्तानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य भाषाओं को उनके संबंध रचनाओं के साथ सुमेलित करिए। तो यहाँ पे कोड भी दिया हुआ है और इन्हें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो अवहट्ट है जो कीर्तिलता, अवहट्ट का किसके साथ हो जाएगा? तो कीर्तिलता के साथ हो जाएगा। अवहट्ट का हो जाएगा कीर्तिलता, और ब्रजभाषा भंवर गीत हो जाएगा, और अवधि है मधुमालती हो जाएगा, और खड़ी बोली है प्रिय प्रवास। तो ये किस भाषा में कौन सी रचनाएं लिखी गई थी, ये हो गया। तो उसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अवहट्ट है जो किस भाषा में लिखी गई थी? अवहट्ट भाषा में जो चिंतामणि थी वो लिखी गई। ब्रजभाषा में कौन लिखा गया? तो भंवर गीत है ब्रजभाषा में। अवधि है जो अवधि भाषा में मधुमालती लिखी गई। खड़ी बोली में प्रिय प्रवास। और ये किसकी किसकी रचनाएं हैं ये भी देख लीजिएगा। तो अवहट्ट है, अवहट्ट भाषा में कीर्तिलता किसकी है? विद्यापति की। भंवर गीत नंददास की। मधुमालती मंझन की। प्रिय प्रवास हरिओद की है। कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो फारसी होती है, ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, और देवनागरिक है जो बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? तो द्रविड़ भाषा में कन्नड़, मलयालम, तेलुगु आ जाएगा, लेकिन बंगाली नहीं आएगा। भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? तो भारत की संपर्क भाषा हिंदी है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को किस रूप में स्वीकृत किया गया था? तो राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया था। कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है? तो ये हो गया चीनी भाषा है जो रोमन में नहीं लिखी जाती है। तो चीनी भाषा किस लिपि में? मंदारिन लिपि में लिखी जाती है। इसमें चित्रात्मक लिपि होते हैं। हिंदी की लिपि क्या कहलाती है? तो हिंदी की लिपि है रोमन। गुरुमुखी किसकी है? पंजाबी की, याद रखिएगा। भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। तो आर्टिकल 343 फर्स्ट में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाली किस भाषा परिवार की भाषा है? तो बंगाली आर्य भाषा परिवार की भाषा है। किसकी? आर्य भाषा परिवार की। आर्य भाषा में कौन कौन आती है? बांग्ला आती है, उड़िया, असमिया, पंजाबी, सिंधी आती हैं। लौकिक संस्कृत का विकास किससे हुआ है? तो लौकिक संस्कृत का विकास है वैदिक संस्कृत से हुआ है। माना जाता है कि उत्तर भारत की अधिकतर भाषाओं का मूल स्रोत संस्कृत है। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में मुगलों के शासन के समय राज दरबार में कौन सी भाषा राजकाज की भाषा थी? तो मुगल जब थे तब यहाँ पे राजकाज की भाषा होती थी फारसी। हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी है। तो हिंदी भाषा किस भाषा को उत्तराधिकारी है? संस्कृत की है। पहले क्या आया था? हिंदी का विकास क्रम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। संस्कृत, फिर पाली, फिर अपभ्रंश, अवहट्ट या प्राचीन। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है? तो हिंदी का स्थान दूसरा है। पहला किसका है? तो मंदारिन का है, याद रखिएगा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरिक में लिखी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। और हिंदी है देवनागरिक है, बाएं से दाएं लिखी जाती है, ये भी याद रखिएगा। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो कोंकणी भाषा है गोवा, महाराष्ट्र में बोली जाती है। कहाँ पे? महाराष्ट्र और गोवा क्षेत्र में। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र और गोवा। भारत के में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो यहाँ पे है जो, वैसे तो बांग्ला होती है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो यहाँ पे बांग्ला है नहीं हिंदी के बाद, पहले हिंदी बोली जाती है सर्वाधिक, फिर बांग्ला और फिर मराठी। तो यहाँ पे बांग्ला है नहीं, तो यहाँ पे मराठी कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, हिंदी बोली जाती है, फिर बांग्ला, फिर मराठी, फिर तेलुगु। तो सबसे ज़्यादा हिंदी, फिर बांग्ला, फिर मराठी, फिर तेलुगु 2011 की जनगणना के अनुसार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था तो कब मिला? 14 सितंबर 1949 को। भाषा की मूल इकाई क्या है? तो भाषा की मूल इकाई ध्वनि होती है, ध्वनि या वर्ण, ठीक है, याद रखिएगा। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? तो भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है उसे बोली कहा जाता है। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासनिक की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने किया था। कब किया था? तो 1855 में लॉर्ड मैकाले ने। निम्नलिखित में कौन सी भाषा का मौखिक रूप है? तो मौखिक रूप कौन सा है? परिचर्चा हो जाएगा। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो 2000 के हिसाब से तो यहाँ पे बंगाली हो जाएगा। ऑप्शन में बंगाली है तो बंगाली हो जाएगा। और हिंदी होता तो हिंदी, मैंने शायद ऊपर 2011 बोल दिया था तो 2001 होगा, याद रखिएगा। तो हिंदी हो जाएगी पहले, सर्वाधिक बोली जाती है, दूसरे नंबर पर बांग्ला बोली जाती है, तीसरे नंबर पर मराठी, फिर तेलुगु, फिर तमिल। किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? तो कब प्रस्ताव रखा गया था? तो ये प्रस्ताव रखा गया 14 सितंबर 1949 को। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए किया जाता है? तो रोमन भाषा का कुल्लई भाषा के लिए नहीं किया जाता है, नहीं पूछा था, याद रखिएगा। तो कुल्लई के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि फ्रेंच है, जर्मन है, स्पेनिश है, ये सब रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। तो कुल्लई के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, ये याद रखिएगा। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी थी? तो नई जबान हो गई हिंदुस्तानी भाषा बनी थी। किसके मिश्रण से? तो पुरानी हिंदी थी, उर्दू थी और अंग्रेजी को मिला के। रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो रागड़ी बोली है जो रागड़ी बोली हरियाणा में बोली जाती है। हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? तो हिंदी भारत की भाषा है, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो उसे लिपि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो द्रविड़ परिवार की भाषा कन्नड़ हो जाएगी। निम्नलिखित में कौन प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो ये हो जाएगा वैदिक संस्कृत। ये कौन सी भाषा है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। लौकिक संस्कृत और कौन सी संस्कृत है जो अपभ्रंश? लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प का कौन सा सही हो जाएगा? तो लौकिक संस्कृत पाली और प्राकृत अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। किसका है? पाली और प्राकृत। तो लौकिक संस्कृत का विकास किस में हुआ था? पाली में हुआ और प्राकृत में हुआ। यहाँ पे ये है, इसे याद रखिएगा। संस्कृत से पाली, फिर पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवट, अवट से हिंदी। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक माना जाता है? तो ये आधुनिक का पूछ रहा है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का, तो 1000 से अब तक का माना जाता है टाइम पीरियड। भारतीय आर्य भाषा का इतिहास 3 कालों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास 1500 से 500 ईसा पूर्व, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और आधुनिक का 1000 ईसा पूर्व से लेकर अब तक का हो जाएगा। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है ये तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन सही हो जाएगा, अपभ्रंश है। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो ब्राह्मी से है जो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति है। किससे हुई है? देवनागरी लिपि की उत्पत्ति तो ब्राह्मी से। हिंदी भारत की कौन सी भाषा सही विकल्प का चयन कर वाक्य पूर्ण करें? तो हिंदी भारत की है जो राजभाषा है। कैसी भाषा है? राजभाषा। राष्ट्रभाषा नहीं लगाएंगे, मूल भाषा भी नहीं है, अंतर्राज्यीय भाषा भी नहीं, राजभाषा है। और कौन से हिंदी भारत की राजभाषा है? यह कौन से भाग में है? भारत संविधान के भाग 17 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 343 के अनुसार। भारत संघ की एक राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी। मूल रूप से पहले भाषा 14 थी, वर्तमान में कितनी है? 22 है।
पहले 8वीं सूची में कितनी भाषाएं थी? 14 थी, अब कितनी हो गई हैं? 22 हो गई हैं। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। निम्न में कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? तो उर्दू दूसरी राजभाषा है। कब बनी? तो 1989 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो ये अपभ्रंश से हुआ है, आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास। ये याद रखिएगा, इससे ही आपको क्वेश्चन एक जरूर मिल जाएगा। तो सौरसैनी अपभ्रंश है। इसके है जो भाषाएं कौन कौन सी हुई? तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, ये सौरसैनी अपभ्रंश से आती है। मागधी से बिहारी हो गया, उड़िया, बांग्ला, असमिया हो गया। अर्धमागधी में है जो पूर्वी हिंदी आती है, महाराष्ट्र में आती है मराठी, और ब्राह्मण अपभ्रंश में सिंधी आता है, पैसाची में लहंदा और पंजाबी आता है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो राजभाषा का दर्जा दिया। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो राजकीय कार्यों में हिंदी का यूज होता है। और दूसरी राजभाषा उर्दू है। कब बनी थी? 1989 में, ये भी याद रखिएगा। लीचू है जो किस भाषा का शब्द है? तो लीचू है जो चीनी भाषा का शब्द है। और चीनी के कौन कौन से शब्द प्रचलित हैं? तो चीनी, चाय, ये भी कैसे हैं? चीनी शब्द है। कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि की नहीं है? तो आरेखों से स्पष्टीकरण, बाएं से दाएं लिखना, कारक चिन्हों का प्रयोग लगाना, सिरोरेखा लगाना। तो BCD सही है, आरेखों से स्पष्टीकरण ये सही नहीं है। यहाँ पे विशेषताएं लिखी हैं, इनको एक बार जरूर पढ़िएगा। लिपि है बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, अक्षरात्मक लिपि है, कारक चिन्हों का प्रयोग लिखा अलग किया जाता है। सिरोरेखा मतलब किसी का नाम लिखा, जैसे कल लिखा, और ये जो लाइन लगाते हैं ऊपर वाली, इसे कहते हैं सिरोरेखा। एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत होता है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है देवनागरी लिपि में। तो ये थे क्वेश्चन हिंदी भाषा और उसके साहित्य से रिलेटेड, जो कि UP SSC वीडियो या फिर जिसमें भी हिंदी आती है वो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे आप जरूर करिएगा एक बार, आपको इससे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। और इसकी जो 50 क्वेश्चन पहले मैंने कराए थे उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करिएगा।